नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है आ चुकी है। कुल वैकेंसी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 60,244 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए वर्दी पाने का। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी तक लगातार इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, और बहुत सारे नए बच्चे हैं वो भी एक्साइटेड हैं इस एग्जाम को देने के लिए। लेकिन इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जो बच्चों में कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है दिसंबर 2023 में जारी कर दिया गया था। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 16 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा 16 जनवरी। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है ना, वो सभी फटाफट से कर लो। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि लास्ट में कर देंगे, तो लास्ट में फिर क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है और कई सारे बच्चों का फॉर्म जो है अधूरा रह जाता है। तो वो समस्या आपके सामने ना आए उसके लिए आप पहले से ही जाकर अपना जो फॉर्म है उसको कर लीजिए, क्योंकि 16 जनवरी के बाद आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 17 और 18, जिसमें आप जो भी फॉर्म फिल किए हैं उसमें कोई भी करेक्शन है उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो लास्ट डेट और इतनी सारी वैकेंसी जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है इस बार एग्जाम में, है ना, और समय बहुत कम है। इन सभी चीजों को अगर आप देखोगे ना तो आपके लिए जरूरी हो जाता है एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना। कम समय में अगर आपको तैयारी करनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं जिससे कि आपको सफलता मिल जाए, ठीक है। और आपका सफलता पाना 2024 का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस वैकेंसी में अपनी एक सीट जो है दर्ज करनी है। तो उसके लिए सही स्ट्रैटेजी, और ये ध्यान में रखें कि लाखों बच्चे जो हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, तो ऐसे ही तो नहीं किया होगा, उसके लिए जम के इन्होंने तैयारी भी की होगी। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे वो तो लग गए हैं अपने रिवीजन करने में, है ना। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए वो घबरा रहे हैं कि इतने कम समय में आखिर तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें, बहुत सारे सवाल जो हैं बच्चों के मन में चल रहे हैं। तो आइए उसी सब जो कंफ्यूजन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहली चीज मैंने फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि जो भी बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, वो फटाफट से भर लो, क्योंकि लास्ट में फिर कुछ नहीं हो सकता है, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा नई वैकेंसी आने तक, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी जो है ऐसा तो है नहीं एक फिक्स टाइम होता है जिसमें आप वैकेंसी आए तो आप फॉर्म भर दो, फिर आपको बहुत लंबा समय वेट करना पड़ेगा। तो उस वेट को ना करते हुए और अपने लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं ना इस वैकेंसी में, उसकी जी तोड़ मेहनत करके आप इसमें लग जाइए। अब समय बिल्कुल नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी कंफ्यूजन में अपना समय व्यर्थ में जाने दें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम बात करें किसकी, पेपर की, ठीक है। पेपर जो है आपका 150 मार्क्स का आता है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस जो हैं, 150 क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और इन 150 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये जो नंबर है, ठीक है, 150 क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे कितने 150 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये 150 क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। 300 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब इतनी खुश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब नेगेटिव मार्किंग भी है आपके लिए, है ना। तो आपको यहाँ पर इस नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.5 जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और इस नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उसमें तुक्केबाजी नहीं चलनी है, यानी कि जो बच्चा पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होने वाला है। तो यहाँ पर इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि लगे हुए हैं, पता चले जितना आपने सही किया उससे ज्यादा आप गलत करके पूरे के पूरे पेपर से ही आउट हो जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब बात करें कि इसको कितने सेक्शन में बांटा गया है,
ठीक है। तो इसमें आपके 4 सेक्शन है, ठीक है। कितने हैं? 4 सेक्शन है, जिसमें से आपको सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, ठीक है, किसकी? जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में आपको ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ा सिलेबस जो है जनरल नॉलेज में देखने को मिलता है। कई सारे सब्जेक्ट जो है ये अपने अंदर समाहित करके बैठा हुआ है ना, जनरल नॉलेज। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जनरल नॉलेज के लिए सही स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के पढ़ाई करना, है ना, और इतने लिमिटेड समय में। तो फिर तो बिल्कुल आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चलना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा सेगमेंट आ जाता है आपका जनरल जनरल हिंदी का, ठीक है। जनरल हिंदी भी पूछी जाती है, और कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जनरल हिंदी को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि हिंदी तो है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे, और वहां पर ये क्या कर देते हैं, गलती कर जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। इसके बाद आप देखेंगे रीजनिंग, ठीक है, एक अच्छा खासा सेक्शन जो है आपका रीजनिंग का आता है, और आता है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। कौन सा आता है? मैथमेटिक्स का। तो ये 4 सेगमेंट जो हैं आपके, इन्हीं से 150 क्वेश्चन जो हैं बनने वाले हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या डिमांड की गई है। पहली चीज ये हो जाता है कि हम सिलेबस को लाइटली ले लेते हैं, सिलेबस ही तो है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो भी सिलेबस इसका दिया गया है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे हम मैथ की बात कर ले, रीजनिंग की बात कर ले, हिंदी या जनरल नॉलेज की, इसमें टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें जो टॉपिक्स होते हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और उन टॉपिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब अगर यहाँ पे मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाली हूँ जनरल नॉलेज की आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अभी तक पेपर आपके हो चुके हैं, है ना, उनके माध्यम से, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को हम अगर एनालिसिस करें, उसके पैटर्न को देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस सेगमेंट से ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, और उस सब्जेक्ट में भी कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी बात करें, जनरल नॉलेज की, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, उसमें आप देखोगे कि 35 से लेकर 45 के बीच में जो रेशियो है आपका रहता है, ठीक है। पिछले जो 2018 का पेपर था उसमें 38 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मान के चलो कि आपके 40 से 42 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जीएस के रहने वाले हैं। तो उसके लिए सही स्ट्रैटेजी, ठीक है, अगर वही कहते हैं ना, जीतता वही है जिसकी रणनीति सही हो। हार्ड वर्क तो सब कर लेते हैं, मेहनत हर बच्चा करेगा, जिसने भी फॉर्म भरा है वो चाहता होगा कि उसको वर्दी मिले, है ना, वो वर्दी पहने और सिलेक्शन ले, एक सीट जो है अपने नाम दर्ज कर ले। लेकिन उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर वो मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है, सही तरीके से नहीं हो रही है, तो वो व्यर्थ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, जीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसना, एक तो ये सब्जेक्ट या हम ये कहें ये जो सेक्शन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा, ये कह लीजिए एक सागर है, महासागर है, जिसमें से आपको छांट छांट के चीजें निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में भी इसको 4 सेगमेंट्स में बांटा गया है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपके 4 सेगमेंट हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका एंशियंट आ जाता है, इसके बाद मेडाइवल आ जाता है, फिर मॉडर्न आ जाता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, और आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से भी आपके क्वेश्चंस अब जो है लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद हम बात कर ले किसकी, ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में भी 3 सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, कौन सा है, इंडियन ज्योग्राफी से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका एनवायरमेंट, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद पॉलिटी आ जाता है, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन बढ़िया मात्रा में अच्छे खासे कुछ पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
देखो इंपॉर्टेंट तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, लेकिन इन सब्जेक्ट में भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको लगता है पूछे जाते होंगे? तो एंशियंट और मिडाइवल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं आपको किससे देखने को मिलेंगे? एंशियंट से। इसी के साथ आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है मिडाइवल से देखने को मिले। मॉडर्न की अगर हम बात करें तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हिस्ट्री में अगर आप बात करोगे ना तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है अच्छा खासा वेटेज लेके बैठा हुआ है ना। तो हमारा फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए? मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री से बनते हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके किससे मिलेंगे? आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनवायरमेंट से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, या फिर एनवायरमेंट का क्वेश्चन जो है ये करंट से भी रिलेट करके पूछ लेता है, तो ये उसमें आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें वेटेज किसका है? आपका इंडियन ज्योग्राफी का है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि हम सब्जेक्ट में भी देख रहे हैं कि कौन सी अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कौन सा सेक्शन जो है ज्यादा स्कोरिंग है ना। देखो सही स्ट्रैटेजी से आप क्या कर सकते हो, नंबर तो ले आओगे, लेकिन वही जो 2-4 नंबर का फर्क हो जाता है ना, वो सही स्ट्रैटेजी के साथ आता है। तो अपने स्कोर को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसी रणनीति के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके बाद आता है आपका साइंस, ठीक है। कौन सा सेक्शन आ जाता है? आपका साइंस। साइंस पे आप देखोगे तो इसको भी 3 सब्जेक्ट जो है इसके अंदर है ना। देखो हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स की बात करोगे ना तो वहां पे एक ही बुक है हिंदी, और उसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो वो तो आपको पता होता है कि हमें ये टॉपिक जो है पढ़ लेने हैं, लेकिन जीएस में ये चीज जो है बहुत ज्यादा बच्चों को ज्यादातर डर जो है वो किससे लगता है? जीएस से लगता है कि भाई जीएस जो है इतना सारा है, हम कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े, है ना। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आप देखोगे एक तो हो जाता है आपका बायो, ठीक है, एक हो जाता है फिजिक्स, और तीसरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको बायो से देखने को मिलेंगे। फिजिक्स की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है हमें साइंस से देखने को मिलते हैं। और साइंस में भी आपका वेटेज कौन ले रहा है? बायो ले रहा है, ठीक है। बायो से ही, चाहे आप देखोगे ना बायो का जो वेटेज है सभी एग्जाम्स में बढ़िया रहता है, ठीक है। वेटेज जो है वो बायो लेके बैठा हुआ, और बच्चों को मजा भी आता है बायो पढ़ने में। तो मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इंजॉय करते हैं पढ़ते हुए। तो इसको भी आपको विशेष रूप से ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइंस। इसके बाद आ जाता है आपका यूपी स्पेशल, ठीक है। अब क्योंकि यूपी का पेपर है, ठीक है, यूपी के पेपर में अगर आप यूपी स्पेशल नहीं करेंगे, ठीक है, यूपी में रह के यूपी में आपको काम करना है, तो आपके लिए यूपी को पहचानना जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यूपी जो है अच्छा खासा वेटेज लेके बैठा हुआ है यहाँ पर, और यूपी से आप क्वेश्चन देखोगे कि यहाँ से आपको यूपी के सेक्शन से ही अगर हम बात कर ले तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ से? यूपी से। इसके बाद एक सेक्शन आ जाता है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कह लीजिए कि जितने भी जो मेन टॉपिक होते हैं, जो बिल्कुल फैक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्टैटिक जीके में रखते हैं, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स हो गए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या फिर डेट्स हो गई, डेज हो गए, है ना, बुक्स हो गई, ऑथर हो गए, ये सभी आपको स्टैटिक जीके जो है इसमें देखने को मिलते हैं। इसका भी वेटेज आपको 5 से 6 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक यूपी में आप देखोगे इसकी यूपी जनगणना, ठीक है। यूपी जनगणना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से भी आपके क्वेश्चन जो हैं 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर,
ठीक है, कौन सा सेगमेंट आता है, करंट अफेयर। करंट अफेयर की बात करें ना बच्चे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि करंट अफेयर जो है ये कितने महीने का पढ़ना है ना। करंट अफेयर जो है, देखो जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, रेगुलर जो घटनाएं हो रही हैं उससे अगर अपडेट हैं, तो वो जब करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि कौन कौन सी घटनाएं जो हैं बीते 6 महीनों में हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट है ये भी आपका 5 से 6 क्वेश्चंस का वेटेज लेके बैठा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, ये कहाँ से आपको किस किस सब्जेक्ट में भी किस किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, यहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें तो हो गई, ये तो, और ये जो एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये हम मुझे कहाँ से पता चला, ये सभी चीजें हमें पता चली हैं, हमने एनालिसिस किया है किसको, प्रीवियस ईयर पेपर्स को। ठीक है, किसको, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस किया है। तो ये जो काम हमने किया है वही चीज आपको भी करनी है। प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है वो मस्ट होते हैं, आप किसी भी कहीं से भी पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीज बोली जाती है कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। जो बच्चे पुराने हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर का पैटर्न जानते हैं। ठीक है, उसका कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है ना, कहाँ पे टॉपिक में कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स के एनालिसिस पर पता चल जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं हैं उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि वो सबसे पहले क्या करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करें। और ये एनालिसिस ऐसे नहीं है कि बस आप बैठ के कर रहे हो, मैम ये तो लास्ट मोमेंट है और टाइम बहुत कम है, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस तो मैंने आपको करके बता दिया है यहाँ पर कि कौन कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। साथ ही के साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेते हो और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये संभावना है कि जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर में देखा है उससे इर्द गिर्द या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं बौद्ध धर्म का, ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा गया कि जो महात्मा बुद्ध थे, है ना, उन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आपने ये चीज तो पढ़ ली कि भैया उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अब आप क्या कर सकते हो कि ये घटना जो है ये क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के साथ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर उस क्वेश्चन में ऐड करते हुए चलेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, रिपीटेड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जीएस जो है बहुत बड़ा सेक्शन है, 150 क्वेश्चन का पेपर आना है आपको। सारे जितने भी सेक्शन हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो और जीएस हो, सभी को टाइम देना है ना, सबको टाइम देना है। तो सबसे पहले आपको खुद को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो 4 सब्जेक्ट आपके जहां से क्वेश्चंस आने हैं उसमें से कौन सी चीज जो है आपका वीकर सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक है, तो जो ज्यादा वीक सेक्शन है जिसमें आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उस सेक्शन को अभी मत करिए। ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि अभी मत करिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट उसी में लगाएंगे तो वो आपका ज्यादा टाइम जो है कंज्यूम कर लेगा। लेकिन आपके पास सबसे बड़ी समस्या और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस समय की, वो है टाइम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दूसरी चीज जो है वो क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है कि सभी सब्जेक्ट को आपको किसको टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ अब यहाँ पर आपको देखो इस समय ना अपनी जितनी भी बाहरी गतिविधियां हैं जिनमें आप इन्वॉल्व रहते हैं ना, उनको साइड कर दो। ठीक है, चाहे घर हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी चीज हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, इस समय सबको साइड करके ये चीज मान लो कि यहाँ पर आपको कम से कम 10 घंटे, कम से कम 10 से 12 घंटे जो है पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इससे अगर कम आप बैठ रहे हैं, आपको लग रहा है 2-4 घंटे पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो बच्चे ये चीज याद रखो कि बहुत धुरंधर तरीके से तैयारी करके स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ठीक है,
जिन्होंने पूरे साल इंतजार भी किया है और वेट कर रहे थे, लगातार वो पढ़ते रह रहे हैं, है ना, और वो अपना अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में भी देखो, ऐसा नहीं है कि साल भर सारे बिल्कुल बुद्धिमान छात्र जो है तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे होंगे, और सबकी तैयारी करने का लेवल अलग अलग होता है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना है कि हमें सभी सब्जेक्ट को बराबरी से टाइम देना है, और इन टाइम को, ठीक है, इस टाइम को आप कैसे पेपर एनालिसिस के माध्यम से करेंगे, ठीक है, कि आपका कौन सा सेक्शन वीकर है। और ऐसा मत करिएगा कि इस सेक्शन को मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोशिश करिए कि सभी सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलिए। मान लीजिए कि अगर आपके पास जैसे फरवरी लास्ट का जो डेट है, ऐसा बोला जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक पेपर होगा, तो आपके लिए क्या करना है कि इन सभी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तो आपको टाइम बराबरी से देना है, ठीक है। जिनको ज्यादा आपको लग रहा है टाइम दे, जैसे जीएस का सेक्शन हो गया, मैथ का सेक्शन हो गया, हिंदी है, हिंदी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी टाइम देना है, निग्लेक्ट नहीं करना है। कुछ बच्चों को लगता है कि रीजनिंग इजी है ना, तो अगर आपको लगता है कि रीजनिंग इजी है तो बैठ के पेपर लगा लीजिए, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो ये चीज जो है यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे कि ये तो बात हो गई पेपर की। अब यहाँ पर पेपर के लिए आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ टॉपिक वाइज आप कैसे पढ़ सकते हो, पेपर का एनालिसिस भी कर सकते हो और आपको थ्योरी भी मिल जाए, उसके लिए आपकी ये जो संकल्प यूपी कांस्टेबल की बुक जो है ये अरिहंत के द्वारा लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप देखोगे कि चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज जो है इसमें रिवीजन कराए गए, यानी कि आपको यहाँ पर थ्योरी भी मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इसमें टॉपिक वाइज जो है एग्जाम पैटर्न पे आधारित आपको यहाँ से एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो संभावित क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करते हुए उसी पैटर्न पर आधारित आपकी संभावित क्वेश्चंस को भी रखा गया है, जो कि आपको हेल्प करेंगे क्या, आपके पेपर में, कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने बताया एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल के चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इस बुक में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो ये बुक जो है आप नियर बाई जो भी स्टोर है वहां पर जाकर परचेज कर सकते हैं, ले लीजिए, समय बहुत कम है, आपको नियर बाई जो भी आपका स्टोर होगा वहां पर इजिली मिल जाएगी, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसको जरूर से जरूर क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर तो ये बुक हो गई। अब इस बुक से रिलेटेड जो क्लासेस हैं, अब देखो यहाँ पे आप बुक पढ़ेंगे और उस बुक को और बेहतर तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हैं इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चंस होंगे इसमें प्रीवियस ईयर के, या फिर ये कह लीजिए कि जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित इसमें क्वेश्चंस है, उनको भी मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी, जिससे कि उससे इर्द गिर्द कोई भी सवाल आता है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और ये गारंटी है कि यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है जीएस में फंसने वाले, क्योंकि पूरा का पूरा सारा सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पे जरूरत होगी ट्रिक की, वो ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो बुक है आपके पूरे एग्जाम के इस प्रोसेस में समय को देखते हुए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इस बुक के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने जीएस की बात की है, इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, इनका भी एनालिसिस करके आप जो है चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपको बुक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो भाई तैयार हो जाओ वर्दी पाने के लिए, ठीक है। एक सुनहरा मौका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो भाई लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, लाखों बच्चों का सपना है, तो आप उसमें अपनी सीट कैसे निर्धारित करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। तो कोशिश करिए कि सही स्ट्रेटेजी के साथ जो भी हमने पेपर का एनालिसिस किया है उसको ध्यान में रखते हुए आपको किसके सेगमेंट पर कितना समय देना है ये आपको देखना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अभी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी सेक्शन को, सभी सब्जेक्ट को आप किस तरीके से टाइम दे रहे हैं, ये आपके लिए यही जो है रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, बाकी किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर, बिल्कुल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है।
तो फिर से रिमाइंड कराऊंगी, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है वो फटाफट से कर लो, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है उसके लिए आप फोन करके पूछ सकते हैं, और इनकी पूरी टीम जो है आपके सहयोग के लिए पूरे टाइम अवेलेबल रहने वाली है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।